9.5 में बोल रहे हैं कि मिट्टी के अंदर नमी भी होती है, मॉइस्चर एंड सॉइल। अगर किसी गर्मी के दिन आप किसी बड़े मैदान में खड़े हों, दूर तक नजर दौड़ाने पे आपको एक चमक दिखाई देगी। उस चमक को बोलते हैं शिमरिंग। असल में मिट्टी की नमी भाप बन के उड़ रही होती है। एक्टिविटी 5 में बोल रहे हैं कि 2 मिट्टी के सैंपल ले लिए आप, एक को डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, फिर कर दिए उसे आप गर्म। यहाँ पे उन्हें मिट्टी दिखानी थी, गलती से उन्होंने पानी दिखा दिया। जब मिट्टी को आप करेंगे गर्म तो उसके अंदर से भाप निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर होती है नमी, और टेस्ट ट्यूब पे आपको पानी की बूंदें लगी हुई दिख जाएंगी। इस मिट्टी को आप कंपेयर करिए उस मिट्टी से जिससे आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। दोनों का कलर भी चेंज हो गया होगा, दोनों की डेंसिटी में भी फर्क पड़ा होगा। 9.6 में कह रहे हैं कि मिट्टी पानी सोखता है। जाहिर सी बात है सोखता है, वरना किसान ऐसी थोड़ी ना सिंचाई करते। एक्टिविटी 6 में बोल रहे हैं कि थोड़ा मिट्टी में पानी डाल के देखिए। तो उसके लिए हम एक ग्लास के ऊपर लगा देंगे बीकर, और बीकर के ऊपर रख देंगे मिट्टी। अच्छा, मिट्टी डायरेक्ट नहीं रख देना, वरना पानी के साथ वो बह जाएगा नीचे। तो उसके लिए आप उसे फिल्टर पेपर में लपेट के रख दिए। अब उसके ऊपर धीरे धीरे पानी डालना शुरू करिए। अब जितना पानी आपने डाला होगा वो पूरा पानी तो नीचे नहीं आने वाला, थोड़ा सोख लेगा आपका मिट्टी और बाकी आ जाएगा नीचे बीकर में। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता रखी है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ये सारी चीजें मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 100 ml पानी डाला था बीकर में, और नीचे जमा हुआ खाली 50 ml, मतलब 50% पानी एब्जॉर्ब कर लिया मिट्टी ने। या मान लिया कि आपने 100 ml पानी डाला और नीचे जमा हुआ सिर्फ 20 ml, मतलब कि 80% एब्जॉर्ब कर लिया आपका मिट्टी ने। अब यही आप जो एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरह की मिट्टी के साथ करिए और कुछ सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है कि हाईएस्ट परकोलेशन रेट किसका है, मतलब आसानी से अपने अंदर से पानी किसने पार होने दिया, मतलब बीकर में ज्यादा पानी किस में जमा हुआ। तो जवाब होगा सैंडी सॉइल, और उससे कम होगा लोमी सॉइल, और सबसे कम होगा क्लेई सॉइल। दूसरा सवाल इसका उल्टा है कि सबसे कम परकोलेशन रेट किसका होगा, जाहिर सी बात है क्लेई सॉइल का होगा, क्ले पानी सोखता बहुत है। तीसरे सवाल में बूझों ने पता कराया कि 8 से 10 दिन में अगर बारिश होती है ना, तो उसके 8-10 दिन बाद तालाब और कुएं में पानी आया था अच्छा खासा। तो बताइए ऐसी कौन सी मिट्टी में सबसे जल्दी यह तालाब या फिर कुआं भर जाएगा। तो जवाब है सैंडी सॉइल, वो आराम से पानी रिश्ता हुआ आ जाएगा आपका तालाब या कुएं के अंदर। जबकि क्लेई हुआ तो अपने अंदर ही होल्ड करके रखेगा, जान ही नहीं देगा कुएं में। देखिए फिर वही सवाल पूछे इन्होंने कि सबसे ज्यादा पानी कौन होल्ड कर सकता है और सबसे कम कौन सा। सबसे ज्यादा क्लेई, सबसे कम सैंडी। और आखिरी सवाल बहुत अच्छा है, पूछ रहे हैं कि कोई आपके पास तरीका है जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा बढ़ जाए, मतलब सॉइल की परकोलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जगह जगह पे आप तालाब खोद दिए। तालाब से क्या होगा, पानी जब भी बारिश का होगा आके वहां पे जमा हो जाएगा। अब वहां से वो इतनी जल्दी भाप बन के तो उड़ने नहीं वाला है जैसे जमीन पे उड़ जाता है। वहां पे उसे अच्छा खासा टाइम मिलेगा परकोलेट होके जमीन में समा जाने का और अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जाने का। 9.7 में बोल रहे हैं कि मिट्टी और फसल, जैसी मिट्टी होगी उस तरह की फसल होने वाली है। और इंडिया में ये बात पूरी दुनिया पे लागू होती है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। कहीं पे क्ले, कहीं पे लोमी, तो कहीं पे सैंडी सॉइल। अब किस जगह पे सॉइल कैसी है, ये चीज बहुत ऐसे डिपेंड करती है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, कि मौसम कैसा रहता है उस जगह का। जैसे हवा कैसे चलती है, बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर कितना रहता है, सनलाइट कितनी पड़ती है और ह्यूमिडिटी कितनी होती है, इस चीज का असर सॉइल पे पड़ता है। अब इस बॉक्स से बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि ग्राम क्या चीज होती है, या फिर कहें तो किलोग्राम क्या चीज होती है और मास क्या चीज होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि किलोग्राम भार को नापने के लिए इस्तेमाल होता है, पर नहीं, भार वेट होता है और ये आपका किलोग्राम मास नापने के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों में फर्क है, आप हायर क्लासेस में समझेंगे। किसी चीज को हिलाने में जितनी ताकत लगती है उसी को बोल देते हैं हम मास। मतलब किसी चीज को हिलाना बड़ा मुश्किल है तो कह देते हैं ज्यादा मास है वहां पे। किसी चीज को हिलाना आसान है, मतलब बहुत कम मास है वहां पे। मतलब 1 किलोग्राम के किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने में आपको सेम मेहनत लगने वाली है। आगे कह रहे हैं कि क्लाइमेट कैसा है, मतलब कि मौसम कैसा है, और सॉइल कैसी है, इसी पे डिपेंड होता है कि वहां पे उगने क्या वाला है। आमतौर पे क्लेई और लोमी सॉइल वीट और ग्राम उगाने में, या फिर कहें तो गेहूं और चना उगाने में कारगर होते हैं। इस तरह की मिट्टी पानी अच्छे से रिटेन करके रखती है अपने अंदर, मतलब होल्ड करके रखती है। अब बोलते हैं पैडी। पैडी बोलते हैं वो मैदान जहाँ पे चावल उगाए जाते हो। क्लेई सॉइल अच्छी होती है जिसके अंदर अच्छे अमाउंट में खाद जमा होता है, या कहें तो ऑर्गेनिक मैटर जमा होता है, या कहें तो ह्यूमस जमा होता है, एक ही बात है। और पानी भी अच्छी क्वांटिटी में होता है जो कि चाहिए चावल को। अब आते हैं लोमी सॉइल पे, जो कि अच्छी होती है दाल वगैरह उगाने के लिए, जैसे मसूर। और कॉटन के लिए बढ़िया होता है सैंडी और लोमी का मिक्सचर थोड़ा सा, जिसके अंदर पानी ज्यादा न टिके पर उसके अंदर हवा आर पार होनी चाहिए अच्छे से। एक केस स्टडी दे रखी है जिसमें कुछ लोग गए घूमने के लिए गांव में, जहाँ पे मटके और सुराही बनाई जाती थी। देखिए इसको बोलते हैं मटका, आप जानते ही हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं। और ये रही सुराही, ये भी मटके की तरह होती है, बस थोड़ी सी लंबी होती है। तो उनमें से एक ने सवाल पूछा, भाई कैसे बनाते हैं आप। तो इन्होंने बोला कि भाई बड़ा मुश्किल काम है, सबसे पहले ब्लैक सॉइल लाओ जिसके अंदर अच्छा अमाउंट में चिकनी मिट्टी होती है, फिर उनमें से कंकड़ पत्थर वगैरह सब निकाल के साइड करो, फिर उसे 8 घंटे गीला करके छोड़ दो, फिर उसके साथ उसमें हॉर्स डंग मिलाओ, मतलब घोड़े का थोड़ा सा मल मिलाओ, फिर उसके बाद उसका पेस्ट बनाओ मिक्स करके, जैसे हम आटे का पेस्ट नहीं बनाते, आटा बनाते हैं जिससे रोटी बनने वाली होती है, उसी तरह का पेस्ट बनाओ।
फिर उसे इस तरह की एक चक्री पे रख के चक्री को गोल गोल घुमाओ बहुत तेज से, और उसके बाद अपनी कलाकारी दिखानी होती है हाथ से ताकि उसका शेप आ सके। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हॉर्स डंग क्यों मिलाया जाता है मिट्टी के अंदर? तो इसलिए होता है क्योंकि वो छोटे छोटे से पोर्स छेद कर देता है मिट्टी के अंदर, जिससे पानी रिस्क कर जो है ना बिल्कुल हल्के हल्के अमाउंट में बाहर निकल सके। मटके से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा। इवेपोरेट होगा तो मटके के अंदर का पानी ठंडा हो जाएगा। पानी जहां से भी इवेपोरेट होता है, जिस भी सतह से, वो सतह ठंडी हो जाती है हमेशा। आप भी जब नहा के बाहर निकलते होंगे, आपके बॉडी पे से पानी इवेपोरेट होता है, ठंडी लगती। और इस चीज को आप पढ़ेंगे भी आगे थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहाँ देखिए फिर से रिपीट कराया इन्होंने कि क्लेई सॉइल पे उगता है आपका गेहूं। अब कह रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों से पता करिए कि आपके आसपास किस तरह की मिट्टी पाई जाती है और किस तरह की फसलें उगती हैं, अगर उगती हैं तो। अब ये सवाल पूछा इन्होंने कि राइस उगाने के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, तो इसका जवाब इन्होंने खुद ही दिया था थोड़ी देर पहले, क्लेई सॉइल। और इनका दूसरा सवाल कि उस सॉइल का परकोलेशन रेट कैसा होना चाहिए, कम या ज्यादा, तो क्लेई सॉइल का होता है कम, क्योंकि पानी होल्ड करता है ना वो। देखिए इस टेबल में आप बता सकते हैं कि आसपास आपके कौन से तरह की सॉइल पाई जाती है और किस तरह की चीजें उगती हैं वहां पे, अगर उगती हैं तो। फिर से बता रहा हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे ये बेचारे अभी भी कंफ्यूज है कि रेट ऑफ पर्कुलेशन में और वाटर रिटेंशन में क्या फर्क है। बिल्कुल बेसिक सा फर्क है। वाटर रिटेंशन बोलते हैं कितना पानी रोक सकता है अपने अंदर वो, रेट ऑफ पर्कुलेशन बोलते हैं कितना पानी अपने अंदर से जाने दे सकता है। तो दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। तो मुझे ना बोला इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो पढ़ा था, जाओ फिर से रिवाइज करो। तो लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन क्या होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी। तो देखिए यहाँ फोटो में क्या रखा है कि नदियां बहती हैं, नदियों के बराबर में क्या होता है, आमतौर पर मिट्टी होती है। अब जैसे जैसे पानी बहता जाता है, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी को भी साथ में लेता जाता है। इसी फिनोमेनन को हम बोल देते हैं सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल का कटना। देखिए पानी आ रहा है स्पीड में, साथ ही साथ मिट्टी को भी लेता हुआ जा रहा है। इसका नुकसान क्या है कि जमीन की कमी हो जाएगी ना हमारे पास थोड़ी सी, और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है वहां पे प्लांटेशन कर दीजिए, वहां पे पेड़ पौधे लगा दिए, और यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है।